हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 है ये। इस चैप्टर में हमें जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं वो हैं, एक तो केमिकल इक्वेशंस के बारे में हमें पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ, एक होगा हमारा टॉपिक कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस। सेकेंड टॉपिक जो आएगा वो आएगा कि कितनी तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं ये हम क्लास 10 में 9 में पढ़ चुके हैं चैप्टर की भाई, क्योंकि हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ ये जो लॉज पढ़े थे इसमें हमने पढ़ा था कि भाई केमिकल रिएक्शन में हमें सिंबल से प्रेजेंट करना होता है, कि बहुत सारे एटॉमिक नंबर और इन सब को पढ़ते हुए हमें केमिकल रिएक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया था। तीसरा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो भी हमारे आसपास, वो कौन कौन सी हैं और उनका हमारी डेली लाइफ पे क्या असर होता है, जिसमें हम इसको टॉपिक का नाम दे सकते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारे चारों तरफ ज़्यादा से ज़्यादा होता है इन डेली लाइफ, जिसमें हम कोरोजन जैसी घटनाओं का बारे में पढ़ेंगे डेली लाइफ। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो ये 3 टॉपिक हम पहले पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। तो सबसे पहले हम इसको आपको, जबकि मैंने बताया कि इस वीडियो में हम नोट्स भी साथ साथ में बनाएंगे, तो केमिकल रिएक्शन पहला पॉइंट हमारा हमें जानना है। ये डेफिनेशन जो है, ऐसा नहीं है कि ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन और एग्जाम में नहीं आती। पहला क्वेश्चन जो है हमारा बोर्ड का जो पेपर होता है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन मोस्टली देखा गया है कि केमिस्ट्री से आता है, जिसमें कैटिनेशन, कार्बन एंड कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन या पीरियोडिक टेबल में से वो पहले क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या है और हमारे लाइफ में ये आसपास होती भी है कि नहीं होती। बच्चों देखो, हमारी डेली लाइफ के कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि आपकी टेक्स्ट बुक में ये सबसे पहले पेज पे दिया गया है। हमें बुक को, जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके मटेरियल को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बेसिस पे भी हमारे कई सारे रीजनिंग के या रीजनिंग और एसेसन जो क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यूज़ हैं, डायग्राम दिखाकर कुछ पूछने वाले क्वेश्चन होते हैं, सीसीटी के जो क्वेश्चन है वो ऐसे ही सिचुएशन के आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। क्या होगा अगर इफ़ मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। मिल्क को रूम गर्मियों में बाहर छोड़ दिया जाए, उसे फ्रिज में ना रखा जाए तो क्या होगा। ठीक है। दूसरी बात, आयरन का जो लोहे का तवा है, पैन है, नेल है या कोई लोहे की बर्तन हो सकता है, कोई कील है, वो थोड़े दिनों तक बाहर बारिश में या फिर बाहर छोड़ देते हैं, पानी लगता रहता है, तो उस पर क्या होता है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। और अगर हम दूध को बाहर छोड़ देते तो वो क्या हो जाता है, स्पॉयल हो जाता है, फट जाता है, जिसे हम फटना कहते हैं ना, दूध फट जाता है, स्पॉयल हो जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप जो है वो हम घर में भी देखा होगा कि कोई फ्रूट जो सड़ जाता है उसमें एक फ्रूटी, उसको एक अल्कोहलिक स्मेल आ जाती है, उसमें अल्कोहलिक स्मेल बोलते हैं हम, जैसे खट्टी खट्टी स्मेल बोलते हैं। तो ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, तो क्या होगा, उसमें अल्कोहल बन जाते हैं या फैटी फ्रूटी एसिड्स बन जाती हैं कुछ। फूड इज कुक्ड, फूड पक जाता है तो वो चेंज हो जाता है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है तो उसमें क्या बनती है, एनर्जी निकलती है और हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। और हम जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स, हमें रेस्पिरेशन के दौरान भी एनर्जी मिलती है। तो ये सारे में हम देख रहे हैं कि मिल्क जब बाहर छोड़ा गया था, फ्रिज में रखने से पहले नहीं रखा उसे, उसके बाद स्पॉइल होने के बाद उसके स्वरूप में, उसके कलर में, चेंज में, स्मेल में डिफरेंस आ जाएगा। आयरन, लोहे का जो कोई कंटेनर है, लोहे का जो भी आइटम है, वो रस्टिंग के बाद और रस्टिंग होने से पहले, ग्रेप्स जो है वो सड़े हुए ग्रेप्स फर्मेंटेशन से पहले और बाद के
कच्चे जो फूड मटेरियल है, फूड आइटम्स है, जिसमें कच्ची सब्जियां ले लो, कोई भी वेजिटेबल ले लो, और पकने के बाद उसकी जो उसमें जो बदलाव आएगा, तो क्या होगा कि हम वी कैन सी सम चेंजेस, हम कुछ बदलाव देख सकते हैं, है ना। वो ये बदलाव दिखते हैं हमें। तो ये बदलाव क्या है? चेंज जो होता है प्रीवियस और आफ्टर, किसी घटना के कारण, किसी साइंटिफिक फैक्ट के कारण, तो वो ही रिएक्शंस हो गई। मतलब यहाँ पे मिल्क में रिएक्शन हो गई और वो क्या बन गया, उसमें लैक्टिक एसिड बन गई। तो मिल्क से, ग्लूकोज से, लैक्टोज से, यहाँ पे क्या हुआ, लैक्टोज से लैक्टिक एसिड बन गई। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीजन से रिएक्शन हो गई। तो ये सब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तो इस आधार पर हम केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो द प्रोसेस, आप इसको लिखिए साथ साथ में, द प्रोसेस in which two or more substances reacts, जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट कर कर एक न्यू सब्सटेंस बनाएंगे। रिएक्ट्स टू गिव न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस बनाते हैं, बनाएंगे। तो क्या होगा, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसमें अभी पहले डेफिनेशन लिखते हैं, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज is called केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर जो AB है उसको हम न्यू सब्सटेंस बोल सकते हैं, और एक और नाम दिया जाएगा इसे, ये प्रोडक्ट है, हमारी रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा। तो उस हिसाब से ये क्या है, पार्टिसिपेंट्स हुए और पुराने हुए, तो इन दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। एक हमने कोई सब्सटेंस लिया, उसकी अलग प्रॉपर्टी थी, बी या दूसरा सब्सटेंस लिया, उसकी अलग प्रॉपर्टी, पर जब दोनों ने आपस में रिएक्ट किया तो एक नया ही सब्सटेंस बनाया जिसकी जो प्रॉपर्टीज थी, इसकी AB की प्रॉपर्टीज इन दोनों की प्रॉपर्टीज से अलग है। तो ये हुई केमिकल रिएक्शन हुई। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले लिखेंगे रिएक्टेंट्स कौन कौन से हो गए। रिएक्टेंट्स हो गए A और B जो हैं वो तो हैं रिएक्टेंट्स, हम लिखेंगे इनको AB। A और B जो है रिएक्टेंट्स हैं, और ये क्या है, ये तो प्रोडक्ट है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया। और प्रोडक्ट्स कौन से हुए, प्रोडक्ट यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बना है, जरूरी नहीं एक ही प्रोडक्ट बने, एक से अधिक भी प्रोडक्ट बन सकता है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लिखते हैं रिएक्शन का। सबसे इजी सा हम जो रिएक्शन लेंगे, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, ये भी एक रिएक्शन है। तो बर्निंग ऑफ कोल में कोयला जलता है। कोयला क्या है, कार्बन है, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा तो वो क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो कोल जो है वो सॉलिड फॉर्म में था और ऑक्सीजन जो थी वो गैसियस फॉर्म में थी। यानी कि हमें जब कोयला जलाते हैं तो हम ऐसा थोड़ी कि कोई कंटेनर भर के उस पर कोयले के ऊपर हम कोई ऑक्सीजन डालते हैं, हम ऑक्सीजन नहीं डालते, हम खाली उसको लाइटन करते हैं माचिस से और वो जल जाता है। बस ऑक्सीजन कहाँ से ऐड होती है उसमें, एटमॉस्फेयर से, हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अपने आप ही ऐड हो जाती है। कहने का मतलब जलने के लिए ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, और ऑक्सीजन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। तो ये इसमें ऐड होगी। तो ये एक क्या हुआ, हमारी एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में आप मुझे बताएंगे कि हम लिखेंगे ये दोनों क्या हैं, ये दोनों तो हैं रिएक्टेंट जो रिएक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे ये क्या है, ये प्रोडक्ट है।
ठीक है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है। इसके बाद हमें द सब्सटेंस विच रिएक्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इज और आर, क्योंकि रिएक्शन आप देखोगे कि कुछ ऐसी रिएक्शंस भी आएगी जिसमें प्रोडक्ट दो नहीं थे, एक ही प्रोडक्ट था जो बाद में उसने एक से अधिक प्रोडक्ट दिया, तो ऐसी रिएक्शन भी आएगी। तो इसलिए हम कहेंगे कि वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, वो होते हैं रिएक्टेंट, और जो न्यू प्रोडक्ट बनता है रिएक्शन के बाद वो होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हम केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम लिखते हैं ना, मैथ्स में पढ़ते हैं, तो हमने इससे पहले केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन बच्चों वो होती है जिसमें हम जो अभी C यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन को जब हमने रिएक्ट किया था तो क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड बना था। तो अब ये कार्बन को लिखा हमने स्पेलिंग, ऑक्सीजन की स्पेलिंग लिखी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की स्पेलिंग लिखी। तो यहाँ पे फुल स्पेलिंग ना लिखकर सिंबल्स, कार्बन का सिंबल C आपने देखा था, मैंने यहाँ पे सॉलिड लिखा, ऑक्सीजन का सिंबल O2 और इसमें G लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 लिख के इसमें भी G लिखा। तो ये क्या हो गया? ये जो मैंने सिंबल से रिप्रेजेंट किया, यानी कि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज केमिकल इक्वेशन। तो हम इसको लिखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स की सहायता से रिप्रेजेंट करना, क्या तो वो किस रूप में करते हैं? केमिकल इक्वेशन के रूप में करते हैं। केमिकल इक्वेशन जो है वो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और उनकी फिजिकल स्टेट को प्रेजेंट करती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? हम लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द स्टेटस। क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? एक तो रिएक्टेंट्स, दूसरा प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं उनको सिंबलिक रूप में, दूसरा फिजिकल स्टेट्स, उनकी फिजिकल स्टेट्स क्या है जो कि हम लिख सकते हैं सॉलिड को लिए S, लिक्विड के लिए L और गैस के लिए G, और हम एक होता है सॉल्यूशन हो सकता है, वो सॉल्यूशन है, या प्रेसिपिटेट के लिए PPT लिख सकते हैं। अगर एरो लगा सकते हैं, गैस बनी है तो, और प्रेसिपिटेट बना है तो डाउन एरो बना सकते हैं। ये सारे हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन है तो उसके लिए AQ यूज़ होगा। तो ये सारे सिंबल हैं, ये सॉलिड के लिए, ये है जो लिक्विड के लिए, गैस के लिए, और AQ किसके लिए लिखेंगे? एक्वस सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को या इक्वेशन को लिखते वक्त हमें ये सारे सिंबल का इस्तेमाल करना है। इसमें केमिकल इक्वेशन जो है उसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम जो हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन सही कब है? जब उसमें नंबर ऑफ एटम्स, जैसे आप बीच में हर एक रिएक्शन में एक बीच में एरो देखेंगे, तो नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम, ठीक है। इसका मतलब कि जो रिएक्टेंट साइड, ये कौन सी साइड होगी? लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ये कौन सी साइड हो गई? ये राइट हैंड साइड हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में नंबर ऑफ एटम जो है वो इक्वल होने चाहिए। अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ, ये इक्वल होने चाहिए। तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते हैं? हम एक पॉइंट लिखेंगे हम यहाँ पे, कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन,
ये हम आगे पढ़ेंगे। इसकी यहाँ बैलेंस करना हम अभी पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस का, कुछ एक छोटा सा कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, बाद में हम उसको बैलेंस करने का पढ़ेंगे। पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है। व्हेन द नंबर ऑफ एटम, हम लिखेंगे इसमें अ केमिकल इक्वेशन chemical equation in which the number of atom is number of atom of each type involved in reaction of reactant side, that is लेफ्ट हैंड साइड। ये शॉर्ट दूसरी डेफिनेशन लिखा रही हूँ मैं आपको अपनी तरफ से जो इजी है। एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ, हम कहेंगे प्रोडक्ट साइड लिख ले, या फिर आप उसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट साइड लिखने के बजाय आप उसको RHS भी लिख सकते हो। तो लिखोगे आर इक्वल, देन that chemical equation is called balanced chemical equation। और क्यों होना ज़रूरी है किसी भी इक्वेशन का बैलेंस्ड, ये भी मैं अभी बताती हूँ आपको। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, a chemical equation in which the number of atoms of reactant side and product side are equal, then it is called chemical बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे अभी हमने एक रिएक्शन लिखी थी ना, सिंपल सी, कौन सी लिखी थी, जिसमें हमने लिखा था कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। अब आप देखो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम हैं, एटम, नंबर ऑफ एटम, ये हम लिख लें, अगर इसको हम लिख लेते हैं LHS और ये है RHS, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम किसके, कार्बन के, और क्योंकि LHS में दो हैं, दो सब्सटेंसेस हैं, एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो एटम के, कार्बन के कितने एटम है, 1 एटम, और ऑक्सीजन कितना एटम है, 2, टोटल कितने हो गए, 3 एटम हो गए। और यहीं CO2 में देखो 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन, तो इधर भी 3 एटम हो गए RHS में भी। तो यानी कि दोनों साइड ये बैलेंस है, तो दिस रिएक्शन वाज बैलेंस्ड, ठीक है। तो ऐसे होना चाहिए, यही हम मेजरमेंट इसको बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि अनबैलेंस्ड आपके इक्वेशन आएगी जिसे आपको बैलेंस करना होगा। तो इसके बाद हम एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है, हमें कैसे पता चलता है कि कहीं पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, कि कैसे हमको पता चलेगा। इसके लिए हमें कुछ चेंजेस हैं जो हम देखेंगे। केमिकल चेंज कैन बी कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो चेंज है, चेंज कैन बी कंसिडर्ड एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, सबसे पहले तो किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होगी, चेंज इन स्टेट। दूसरा, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं ना, रस्टिंग में क्या होता है, आयरन जो है उसका कलर चेंज हो जाता है। दूसरा हो सकता है टेस्ट ट्यूब जो है वो गर्म हो जाए या ठंडी हो जाए, या फिर आप देखते हो कहीं पे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दूसरा, इवोल्यूशन, कोई गैस बन सकती है, कोई प्रेसिपिटेशन बन सकता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई गैस बनेगी, धुआं निकल सकता है, स्टीम निकल सकती है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट है कि एक एक्टिविटी 1 दी गई है आपको, जिसमें हमारे यहाँ पे बताया गया है
एक्टिविटी 1 है आपकी किताब में, पेज 1 पर ही है, ये पेज नंबर 1 पर है, जिसमें बताया गया है, पूछा गया है, हमें स्टडी करना है रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। इससे पहले भी हमने 7th 8th क्लास में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करके देखा है कि आपको उसका क्या होता है। तो जब मैग्नीशियम का रिबन मेटल होता है ये, और ये जल्दी जल जाता है, तो ये जलने के बाद इसका वाइट पाउडर ऑब्टेन होता है। तो स्टडी क्या करना है, इसमें क्या होगा कि अगर किसी मैग्नीशियम रिबन को, ये रिबन जैसा मतलब लोहे का हार्ड ऐसा इतना पतली पट्टी आती है मैग्नीशियम की, जिसे बाद में जलाया जा सकता है। तो उसको जब जलाते हैं तो वाइट कलर का पाउडर मिलता है। तो क्या होगा, पहले तो प्रोसेस क्या है जलाने का, कि मैग्नीशियम रिबन को लेंगे और उसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, सैंड पेपर से उसको साफ करेंगे, क्लीन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन है आपकी बुक का पहला कि व्हाई डू वी क्लीन दैट मैग्नीशियम रिबन बाय सैंड पेपर। इसलिए क्योंकि मैग्नीशियम रिएक्टिव होता है, तो उसके ऊपर ऑक्साइड की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, तो उस वजह से वो जलने में जल्दी से नहीं जलेगा। तो उस लेयर को क्लीन करने के लिए हम उसे साफ करेंगे ताकि वो जल्दी से जल जाए और हमें रिएक्शन देखने को मिले जल्दी ही। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑब्जर्वेशन क्या होगी, इसमें हमें जब जलाया स्पिरिट लैम्प पे, आप अपने बुक में डायग्राम देख सकते हैं, वहाँ पे जलाने पर क्या मिलेगा, दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद एक तो क्या हुआ ऑब्जर्वेशन, पहली ऑब्जर्वेशन आप लिखेंगे हम, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या हुई, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ डेजलिंग वाइट फ्लेम, बहुत ही चमकीली सफ़ेद रंग की फ्लेम, लौ निकलेगी, आग निकलेगी उसमें। रिबन जैसे फुलझड़ी, वाइट वाली फुलझड़ी में निकलती है, रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग फ्लेम। और फिर क्या होगा, एक रेसिड्यू निकलेगा, क्या रेसिड्यू बच जाएगी, राख जो निकलेगी वो कैसी होगी, रेसिड्यू जो होगा वो कैसा होगा, वाइट पाउडर होगा, वाइट कलर का पाउडर मिलेगा इसके जलने के बाद। तो वो क्या है, वाइट पाउडर इज व्हाट, द वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा कंक्लूजन क्या है कि वाइट पाउडर जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यानी कि मैग्नीशियम मेटल ने ऑक्सीजन के साथ जब जला ऑक्सीजन के साथ नहीं, जब भी कोई चीज़ जलती है उसमें ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, तो यानी कि उस वक्त ऑक्सीजन ऐड हो गई और वहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गई। इसी प्रकार ये देखो लेड एक एक्टिविटी है 1.2, हमें जो आपकी पूरी टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी की, उसमें ऐसे बहुत सारे ब्लू बॉक्सेस मिलेंगे हर एक चैप्टर में, इनको इग्नोर नहीं करना है। तो एक्टिविटी 1.2 में पूछा हुआ है कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक टेस्ट ट्यूब में लेना है, फिर उसमें पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालना है। तो आपको सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, लेड नाइट्रेट का जो फॉर्मूला है वो होता है, लेड नाइट्रेट क्या होता है, लेड, इसको हम पहले नॉर्मल उसमें लिखते हैं, लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगी पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्या बनेगा, एक्चुअली बनेगा क्या, एक तो पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा, और क्या बनेगा, लेड आयोडाइड, जिसमें पोटेशियम लेड आयोडाइड का येलो कलर का येलो प्रेसिपिटेट होगा। ठीक है, अब इसको सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन में, जिससे कि आपको लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला है Pb, क्योंकि लेड का सिंबल है Pb, और NO3, ये तो है लेड नाइट्रेट, प्लस पोटेशियम आयोडाइड का तो सिंपल ही है Ki। इन्होंने रिएक्ट करके क्या बनाया, KNO3 प्लस PbI2। तो यहाँ पे हमें
2Ki करना पड़ेगा। बैलेंस करके आपको बताएंगे, पहले मैं ये कर दूं, ठीक है। PbI2 जो कि क्या है, इसके नीचे हम ऐसा निशान लगा देंगे और नीचे लिख देंगे हम लेड नाइट्रेट का येलो प्रेसिपिटेट हमें मिला। तो हमारा कंक्लूजन क्या रहा कि लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन जो टेस्ट ट्यूब में लिया पहले, उसमें पोटेशियम आयोडाइड डाली, तो फिर क्या होगा कि येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। ये अब की बार जो लास्ट ईयर भी सवाल आया था डायग्राम रिप्रेजेंटेशन के साथ, और MCQ में भी आया था, बार बार प्री बोर्ड में भी रिपीट हुआ था। जब भी आता है ये वाला सवाल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। येलो प्रेसिपिटेट बनता है। अब इसमें देखो, इसमें हम साथ के साथ बैलेंसिंग का एक देख लेते हैं। इधर देखो क्या है, पोटेशियम है। कितना पोटेशियम एटम है? एक ही पोटेशियम एटम है। इधर भी पोटेशियम एटम एक है, बट इधर नाइट्रोजन के कितने हैं? ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी। तो नाइट्रोजन के लिए तो कितने एटम हो गए? 2। ऑक्सीजन के लिए कितने हैं? 6। लेड का कितना है? 1। और पोटेशियम का इधर कितना है? 1। और आयोडीन का कितना है? 1। बट इस तरफ नाइट्रोजन का कितना है? 1। ऑक्सीजन का 3 है। और लेड का कितना है? 1 है। पोटेशियम का भी 1 है। और आयोडीन का इधर 2 है। तो यहाँ पे अंतर हमें दिख रहा है। प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि आयोडीन के 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन के 2, ऑक्सीजन के 6, तो यहाँ पे 3 है। यानी कि ये बैलेंस्ड नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड ही काम में आता है। यहाँ पे 2 लगाने से हमें क्या फ़ायदा हुआ कि K हो गया, पोटेशियम के कितने हो गए? 2। तो चलो इस तरफ 2 हो गए, अब इधर 1 हो गया, तो यानी कि इधर भी 2 लगा दो। 2 लगाने से पोटेशियम के 2 हो गए, ऑक्सीजन के और नाइट्रोजन के भी 2 एटम हो गए, ऑक्सीजन के 2 3 जा 6 हो गए, यानी बैलेंस हो गया। और आयोडीन के यहाँ पे 2 है, तो इधर आयोडीन के 2 हो गए और इधर ऑलरेडी, तो ये बैलेंस हो गया। कैसे? आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इधर 2 लगाया तो पोटेशियम के 2 एटम हो गए, ये रहो, पहले 1 था तो ये इसके साथ बैलेंस हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 हो गए क्योंकि इस तरफ पहले से ही नाइट्रोजन के 2 एटम थे, क्योंकि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ही ऐसा है। तो इस प्रकार आप ट्रायल एंड एरर मेथड से प्रैक्टिस से इसको कर सकते हैं। दूसरा जो एक्टिविटी 1.3 है, इसमें क्या बोला हुआ है, इसमें क्या पूछा है, ये अभी हम पढ़ते हैं। नाउ इसमें पूछा है, देखा है कि इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स लेने। जिंक क्या होता है? जिंक एक मेटल होता है। जिंक इज मेटल, ठीक है। और हमें एक बात याद करनी है, ये वाली बात जो है 10th क्लास में, अभी आपका ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हो, और अब शुरुआत में बार बार आपके सामने एक बात आएगी, जैसे मेटल व्हेन रिएक्ट विथ एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे क्या फिक्स नहीं है, और सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट। तो यहाँ पे मेटल कौन सा है, ये फिक्स नहीं है। एसिड कौन सी होगी, ये भी फिक्स नहीं है। सॉल्ट कौन सा, ये भी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि सॉल्ट वही बनेगा जो जो मेटल यूज़ किया है, जो एसिड यूज़ करी, उन्हीं का ही सॉल्ट बनेगा। बट फिक्स इज दैट द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज श्योर। तो जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको याद रखना है, ये लिख लीजिए आप इसको, दैट मेटल प्लस एसिड गिव्स हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, जिंक को लिखेंगे हम सिंपली जिंक। अब क्योंकि इन लोगों ने हमें कोई एसिड का नाम तो बताया नहीं है, तो हम अपनी इच्छा से कोई एसिड यूज़ कर सकते हैं। जिंक ग्रैन्यूल नहीं बताया ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जिंक ग्रैन्यूल इन अ कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क ऐसा होता है, डायग्राम आपकी किताब में दिया हुआ, आप देख लेना। कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल का इस्तेमाल लेंगे और उसमें सल्फ्रिक एसिड डालेंगे। तो इसमें क्या लेंगे, हमने लिया जिंक, तो जिंक का सिंबल लिखेंगे। जिंक का सिंबल है Zn, प्लस एसिड कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और प्रोडक्ट क्या बनेगा ऐसे में, मैंने आपको बताया ना, हाइड्रोजन गैस बनेगी, यानी कि आप सिंपल हाइड्रोजन गैस लिख दो, जो कि गैसियस फॉर्म में। और सॉल्ट कौन सा बनेगा, अब यहाँ से H2 वापस ले लो, इसमें से H2 निकल गया। देखो जिंक प्लस HCl है, तो जिंक क्या है, एक मेटल है,
HCl क्या है, एक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। H2 बनेगी और सॉल्ट बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा, हमें कैसे पता चले हमें यहाँ पे क्या लिखना है? तो आपको याद रखना है ऐसे में कि कभी भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट हो तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन गैस H2 निकाल लो उसमें से। तो यहाँ पे तो एक ही H है, तो 2 कैसे निकालें, उसको 2 कैसे करें? तो आप बैलेंस कर दो, इसको 2H कर दो, H2 निकाल लिया। अब यहाँ पे Cl भी 2 हो गया, तो ZnCl2 बनेगा हमारा। सॉल्ट कौन सा बनेगा, ZnCl2। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस हमारा मटेरियल बनेगा। हाइड्रोजन गैस, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिंक क्लोराइड, हाइड्रोजन गैस एंड जिंक क्लोराइड बनेगी। ठीक है, अभी कंक्लूजन क्या निकला कि जिंक मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड रिजल्टिंग इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो गैस के लिए आप सिंबल ये यूज कर सकते हैं। एंड राइज इन टेम्परेचर, स्टीम बनेगी एंड राइज इन टेम्परेचर। तो अब हम टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है हम देखते हैं। देखो, इसके बाद हम किताब में क्या दिया हुआ है कि ये हमने पढ़ लिया, हाइड्रोजन गैस बनी जिंक ग्रेन्यूल से, और ये यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल के बाहर आ जाएगी। केमिकल इक्वेशंस पढ़ लिए हमने। थर्ड, राइटिंग है, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है वो मैंने बता दिया आपको, क्या क्या सिंबल। बैलेंसिंग पढ़ते हैं, बैलेंसिंग कैसे करेंगे केमिकल इक्वेशन को। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है एक, पेज नंबर 6 पर। पेज नंबर 6 पर क्वेश्चन है पहला, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। तो आप उसका आंसर लिखेंगे, मैग्नीशियम रिबन जो है वो क्लीन होना चाहिए टू रिमूव द लेयर ऑफ ऑलरेडी जो डिपॉजिट हो रखी है उसे हटाएं ताकि हम इसे जला सके। लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है कि बैलेंस इक्वेशन लिखो, केमिकल रिएक्शन दे रखी है, जैसे उन्होंने दे रखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, पेज नंबर 6 पे है ये, और उन बना क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड बना। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या है, H, और क्लोरीन का सिंबल क्या है, Cl, और हाइड्रोजन क्लोराइड का सिंबल क्या है, HCl। ये तो हमने लिख लिया, तो बट यहाँ पे ये बैलेंस हो गई है टोटली। तो बट हम हाइड्रोजन को H नहीं लिख सकते क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, तो रिएक्टिव होता है, तो हम H2 लिखेंगे। अब ऐसे करने से गड़बड़ी हो गई कि देखो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और इधर हाइड्रोजन का 1 एटम है, तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं, हो गया बैलेंस। बट इससे क्लोरीन का 2 एटम हो गए, इधर क्लोरीन का 1 एटम है, तो क्योंकि क्लोरीन भी Cl2 फॉर्म में मिलेगा। ऑक्सीजन को हम O नहीं लिख सकते, हमें लिखना पड़ेगा O2। हाइड्रोजन को हम नहीं लिख सकते, तो हमें लिखना पड़ेगा H2, मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है हमेशा। क्लोरीन को भी हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है। नाइट्रोजन को हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना है आपको। तो बैलेंस करते वक्त ये ध्यान रखना, अदरवाइज ये इक्वेशन बैलेंस ही थी अगर हम यहाँ पे H प्लस Cl और HCl लिख देते। बट रूल है ये है भाई, इसकी प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन की कि हम उसे सिंगल नहीं लिख सकते, एज ए एटम मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखना होगा। ये इसका है फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि बैरियम क्लोराइड जो है उसको अमोनियम
सल्फेट के लिए SO4 वर्ड यूज़ आएगा हमेशा, को साथ रिएक्ट करना। बैरियम सल्फेट, ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे बनता है बैरियम सल्फेट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरीके से पूछा जाता है ये, MCQs में, CCT के जैसे, और केस स्टडी में डायग्राम देखकर पूछ लेते हैं, तो अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं। तो बैरियम सल्फेट बनेगा तो फिर अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। वो बुक में लिखा हुआ है ये ऐसा। अब ये क्वेश्चन मैं कहाँ से लिख रही हूँ, बुक में से लिख रही हूँ अभी। तो अब इसका आंसर बताते हैं। बैरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? अब ये फॉर्मूले जो है ना, आप एक कॉपी में साथ के साथ में सबसे पहले हमें लिखते जाना है। बैरियम क्लोराइड को क्या लिखोगे आप? BaCl2। अमोनियम सल्फेट को क्या लिखेंगे हम? अमोनियम सल्फेट का NH4 ट्वाइस SO4 है। अमोनिया क्या है? NH3 इज अमोनिया। और NH4 इज व्हाट? इट इज अमोनियम। ये आपको याद रखना है। NH4 होता है अमोनियम और NH3 होता है अमोनिया। अब लिख लिया मैंने, बैरियम क्लोराइड को मैंने लिख दिया और ये अमोनियम सल्फेट को लिख लिया। अब बैरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होगा? सल्फेट लगाना है तो बैरियम SO4, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। लिस्ट बना लीजिए, एक लिस्ट में बैरियम क्लोराइड, बैरियम सल्फेट प्लस क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। तो यानी कि अमोनियम के साथ Cl लिख दो, बैलेंस कर लेना बाद में। अब बैलेंस देख लो कैसे करना है। इधर बैरियम का, इसको बैलेंस करने का तरीका ये है कि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांट लेते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें कौन कौन से हमारे पास सब केमिकल्स हैं या फिर एलिमेंट्स हैं? एक तो बैरियम है, एक क्लोरीन है, एक N है, अमोनियम है, इसको इकट्ठा ले लेते हैं, और एक SO4 है, ठीक है। ऐसा ही इधर है, बट इनमें इधर बैरियम एक है, चलो ये बराबर है। Cl2 कितने हैं इधर? इधर एक Cl2 है, तो इधर हमारे पास, और इधर कितने Cl है? 2 Cl है, इधर बैरियम एक है। तो यहाँ पे हमें इस Cl, ये क्लोरीन जो है एक ही एटम है, तो इसको 2 करने पड़ेंगे। 2 करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे क्लोरीन को 2 हो गया, बट ये NH4 भी हमारा 2 ही है, देखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मामला सेट इधर से। तो बैरियम सल्फेट सही है और बैरियम क्लोराइड ये हो गया। अब इस तरीके से सिंपली बैलेंस हो गई, हम ऐसे ही सिंपल बैलेंसिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट को इसका है सोडियम प्लस वाटर। सोडियम प्लस वाटर लिखा हुआ है सोडियम प्लस वाटर gives sodium hydroxide and हाइड्रोजन। इसको हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं। पहले ये थर्ड पार्ट है पेज नंबर 6 पर, जो क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले सोडियम का सिंबल Na, वाटर का H2O, सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH एंड हाइड्रोजन का H2। डोंट राइट H फॉर हाइड्रोजन, ऑलवेज राइट H2। तो Na को हम यहाँ पे बैलेंस करें, देखो यहाँ पे किसकी गड़बड़ हो रही है? यहाँ पे हाइड्रोजन सही है, सब कुछ सही है। तो 2NaOH, क्योंकि सोडियम को हमें लिखना पड़ेगा ऐसे 2Na 2H2O एंड यहाँ पे 2NaOH प्लस H2। ये हो गई, बैलेंस्ड हो गई हमारी। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो अभी इसमें दिया हुआ है कि सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड यानी BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4 इन वाटर, पानी में डालने पर रिएक्ट करते हैं आपस में और एक इनसॉल्यूबल
इनसॉल्यूबल बैरियम सल्फेट का सॉल्यूशन बनाएंगे और सोडियम क्लोराइड का। तो इसको इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बनानी है और सिंबल स्टेट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। उनके जो कौन सी स्टेट में है वो भी देना है। तो इन्होंने बताया ना सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड, यानी सॉल्यूशन ऑफ बैरियम क्लोराइड के लिए हम लिखेंगे BaCl2, सॉल्यूशन लिखा है तो हम एक्वस करेंगे, प्लस एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन तो फिर Na2SO4 का सॉल्यूशन एक्वस स्टेट, एंड बैरियम सल्फेट का इन्होंने यहाँ पे बैरियम सल्फेट लिखा है तो सबसे पहले तो हम बैरियम सल्फेट लिख लेते हैं BaSO4। अब इसकी स्टेट क्या लिखें, उन्होंने बोला इनसॉल्युबल, यानी कि जरूर वो प्रेसिपिटेट होगा या फिर सॉलिड होगा, और जो प्रेसिपिटेट है वो हमेशा सॉलिड होगा तो S लिख दो, प्लस यानी अगर कोई कंटेनर है उसमें रिएक्ट होने के बाद अगर कुछ प्रेसिपिटेट बनता है तो ये तो सॉलिड प्रेसिपिटेट बना है तो बाकी चीज़ जो है वो तो लिक्विड रहेगी ना, तो वो किस फॉर्म में होगी, एक्वस सॉल्यूशन में होगी। तो यानी कि सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन NaCl का क्या बना, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। दूसरा जो पार्ट है इसका उसमें दिया हुआ है, यहाँ पे आप देखिए लिख दिया हुआ है, राइट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, दोनों वाटर में है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक्वस फॉर्म और हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन जो है वो वाटर में है तो उसको भी एक्वस फॉर्म में, और फिर सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्वस फॉर्म में बनेगा और वाटर हमें प्रोडक्ट दे रखा। तो हम रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, इस रिएक्शन को हम ये फर्स्ट का हो गया तो हम सेकंड का आंसर लिख रहे हैं। सेकंड का आंसर में होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में गिव्स HCl एक्वस सॉल्यूशन गिव्स सोडियम क्लोराइड। उन्होंने खुद ही बताया हुआ है प्रोडक्ट, बस आपको दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि एक्वस प्रेसिपिटेट है तो सॉलिड बनेगा और प्रेसिपिटेट अकेला तो बनेगा नहीं, तो उसमें ज़रूर ऊपर कोई सॉल्यूशन होगा जो कि लिक्विड में होगा, तो वो सॉल्यूशन किसका है। तो इस प्रकार ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बन गई। हमें कुछ अब इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा, अभी हम नोट कर लेते हैं जो हमने सीखा। सबसे पहले तो हमने सीखा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और हमारे चारों तरफ कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। हमारी लाइफ में सब कुछ चारों तरफ जो आप देख रहे हो ऑल द टाइम, आप सांस ले रहे हो, डाइजेशन हो रहा है आपकी बॉडी में, ट्रांसपिरेशन हो रहा है प्लांट बॉडी में से, फोटोसिंथेसिस हो रही है, वो सब एक रिएक्शन है, दूध बन रहा है, खाना बन रहा है, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, फिर हमने देखा कि बैलेंस करना कैसे होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नोट्स हमने इसमें लिखे, और एक्टिविटी 1.1, 2, 3 तीनों एक्टिविटी करी। अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।